गरीब देवरानी की अमीर जेठानी। नीलम और पायल दोनों देवरानी जेठानी होती हैं। नीलम के पति की एक बहुत ही बड़ी कंपनी में नौकरी होती है और वो काफी अच्छा कमाता भी है। लेकिन वहीं पायल का पति प्रदीप एक फैक्ट्री में काम करता है और थोड़ी बहुत कमाई करता है, जिससे वो जैसे तैसे अपने घर चलाता है। एक सुबह पायल अपने कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी उसकी जेठानी आती है। अरे पायल, ये खाकर बताओ, तुम्हें बहुत पसंद है ना मुरब्बा? मैंने वीडियो देखकर खास तुम्हारे लिए बनाया है। अरे दीदी, आपने क्यों बनाया? वैसे भी आपको रसोई का काम करना अच्छा नहीं लगता है ना? मुझे बोल देती, मैं बना देती। आपको खामखा ही इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? तुम मेरी छोटी बहन ही तो हो और मैं तुम्हारे लिए बना रही थी, तो तुमसे ही कैसे बनवाती? अब ज्यादा ना टाइम खराब मत करो और खाकर बताओ कि कैसा बना है। पायल मुरब्बा खाने लगती है और पूरी कटोरी ही खा लेती है। वाह दीदी, बहुत स्वाद है। देखा, मैं कहती हूँ ना हमेशा, आपके हाथ में जो स्वाद है वो कहीं नहीं है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आप मेरी सुनते क्यों नहीं हो। ये मुरब्बा तो पूरा मैं ही खाऊंगी। अरे तुम्हारे लिए ही तो बनाया है मैंने, तुम आराम से खाओ। दीदी, आप उस दिन बोल रही थी ना कि आपको कुछ सामान लेना है, तो चलो आज चलते हैं। नहीं, रहने देते हैं, वो मार्केट बहुत दूर है, खामखा ही तुम भी थक जाओगी। मैं यहीं कहीं से ले आऊंगी या फिर ऑनलाइन ही मंगवा लूंगी। दीदी, लेकिन आपको वो मार्केट भी तो जाने का मन था ना, और ऑनलाइन क्यों मंगवाना? मैं हूं तो आपके साथ जाने के लिए। तुम तो हमेशा ही मेरे साथ हो, लेकिन वो सच में मार्केट बहुत ज्यादा दूर है। तुम घर पर अकेले ही सब काम करती हो। दीदी, काम तो हो गया है और मुझे मुरब्बा नहीं खाना। क्या हुआ? मुरब्बा क्यों नहीं खाना? तुम्हें तो पसंद आया था ना, फिर अब क्यों मना कर रही हो? तुम मेरा दिल रखने के लिए खा रही थी ना। मुझे लगा ही था कि मैं अच्छा नहीं बना पाऊंगी। अच्छा तो बहुत है, लेकिन मैं इसलिए नहीं खाऊंगी क्योंकि आप मुझे पराया मान रही हो। अरे नहीं नहीं पागल, मैं और तुझे पराया मानूंगी? ऐसा कभी हो सकता है क्या? तू कुछ भी क्यों सोच रही है? मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। अरे, जब मैं बोल रही हूँ कि मार्केट चलते हैं तो आप मना कर रही हो। एक तो मैं आपकी हर बात एक ही बार में मान लेती हूँ, लेकिन आप तो। अच्छा, तो ये बात है। मैं तो डर गई थी कि क्या हो गया। चलो तैयार हो जाओ, मार्केट चलते हैं। ये हुई ना बात। दोनों देवरानी जेठानी तैयार होकर मार्केट जाती हैं और घर का सब सामान भी ले आती हैं। दोनों ही घर खुशी खुशी बात करते हुए आ रही थी। ये उनके पड़ोस में रहने वाली रीता और कोमल देखती हैं। देख रही हो ना कोमल, अरे ये दोनों तो घर में ऐसे रहती हैं जैसे कोई सत्संग हो रहा हो। कभी मैंने इन्हें बहस करते हुए आज तक देखा ही नहीं। वही तो दीदी, देवरानी जेठानी तो आखिर हम भी है ना। हमारे बीच तो कभी कभी नोक-झोंक तकरार हो जाती है और होनी भी चाहिए। अरे देवरानी जेठानी का रिश्ता है, बहनों का थोड़ी ना है। इन दोनों को ऐसे साथ साथ देखकर तो मन करता है कि इनकी लड़ाई हो जाए, वो भी इतनी ज्यादा कि दोनों एक दूसरे की शक्ल तक ना देखना चाहें। तब पता चलेगा कि सच में इनका बहनों वाला रिश्ता है या नहीं। ऐसी तो इनकी लड़ाई होने नहीं वाली, हमें ही इनके बीच में नफरत पैदा करनी पड़ेगी, तभी तो दोनों को एक दूसरे की शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ, अरे आपने तो बिल्कुल पते की बात कही। बहुत हो गया, हमें ही कुछ करना होगा। पड़ोस की दोनों बहुएं अमीर गरीब देवरानी जेठानी के बीच का प्यार देखकर इतना जलने लगती है कि उनके बीच फूट तक डालने का प्लान बनाती हैं। एक शाम नीलम अकेले ही सब्जियां काट रही होती है, तभी उसकी पड़ोस की दोनों बहुएं आती हैं। अरे नीलम दीदी, तुम खाना बना रही हो क्या आज? हाँ। अरे तुम क्यों बना रही हो? तुम्हारी वो देवरानी कहाँ है? वो तो अपनी माँ के घर गई है, काफी दिनों से मिली भी नहीं थी, तो मैंने ही कहा कि अपनी माँ से मिलाओ। सही पागल बना रही है वो तुम्हारा। अरे तुम तो पागल बन भी रही हो। मैं कुछ समझी नहीं। तुम बहुत ही भोली हो। अरे तुम्हारा पति इतना अच्छा कमाता है और उसकी कमाई का फायदा कौन उठा रहा है? तुम्हारी देवरानी, और तुम हो कि यहाँ बैठकर सब्जियां काट रही हो। तो क्या हुआ? अरे हम एक परिवार है और परिवार में फायदे नुकसान थोड़ी ना देखा जाता है।
ये तो आपकी सोच है ना दीदी, लेकिन आपकी देवरानी बहुत ज्यादा ही चालाक है। आपसे मीठी मीठी बातें करती है ताकि उसे जो भी चाहिए वो मिलता रहे। मुझे तो ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। आज भी तो काफी कुछ लेकर गई होगी ना अपने मायके, और पैसे तुमने ही दिए होंगे नीलम। इतने टाइम बाद अपनी माँ से मिलने के लिए गई थी, खाली हाथ जाती अच्छा थोड़ी लगता। पायल की माँ मुझे भी अपनी बेटी की तरह मानती है, तो इसलिए मैंने सामान दिया है। दोनों माँ बेटी मिलकर तुम्हें पागल बना रही है। अभी भी समय है, सावधान हो जाओ, वरना कल को हाथ में कुछ नहीं रहेगा। वैसे मैं सावधान तो हूँ, लेकिन तुम जैसे लोगों से। अरे मेरी देवरानी बहुत अच्छी है, तुम लोगों से ज्यादा जानती हूँ मैं अपनी देवरानी को, तो प्लीज तुम दोनों कुछ मत बोलो। अब नीलम का ये जवाब सुनकर कोमल और रीता का मुंह बन जाता है और वो दोनों वहां से चली जाती हैं। लेकिन अब वो दोनों ही हार कहाँ मानने वाली थी। उनकी कोशिशें तो अभी भी जारी रहती है और वो बहाने से दोनों अमीर और गरीब देवरानी जेठानी के बीच फूट डालती रहती हैं। एक दिन पायल दही लेकर अपनी पड़ोसियों के घर जाती है। अरे जरा ये दही अपनी फ्रिज में रख दो, मेरी फ्रिज खराब हो गई है, बाहर रख दूंगी तो खराब हो जाएगा दही, इतनी गर्मी हो रही है। तुम्हारी जेठानी का फ्रिज भी तो है ना, तुम उसमें ही रख देती। अरे उनकी फ्रिज में ताला लगा है, इसलिए नहीं रखा। हे भगवान, कैसी जेठानी है बताओ। अब उनकी फ्रिज तुम इस्तेमाल भी ना करो इसलिए ताला लगा कर रखती है। तुम तो अपनी जेठानी के लिए कितना करती भी हो। अमीर है ना वो, तभी तो वो तुम्हें नीचा दिखाती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके फ्रिज में ताला इसीलिए लगा है क्योंकि बच्चे फ्रिज बार बार खोलते हैं और बर्फ निकाल कर खाते हैं। ताला मैंने ही लगाया है। अभी तुम अपनी जेठानी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। अरे ताला तो खुल भी जाता है, लेकिन तुम्हारी जेठानी ने चाबी रख ली होगी। वैसे बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी जेठानी ना तुम्हें नौकरों की तरह रखती है, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। आप भी बुरा मत मानना, लेकिन मेरी जेठानी जितनी अच्छी है ना, उतना तो आप लोग हो भी नहीं सकते। और रही बात चाबी की, तो चाबी मुझसे ही कहीं खो गई है। मेरी जेठानी ने मुझसे कुछ कहा भी नहीं, वरना आप जैसी होती तो पैसे मांगने लगती। पायल का करारा जवाब सुनकर दोनों का फिर से मुंह बन जाता है, लेकिन अब भी उनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं हुई थी। दोनों अब भी लगातार कोशिश कर रही थी। एक शाम रीता भागते हुए नीलम के पास जाती है। अरे क्या हुआ रीता, तुम इतना हाफ क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें तो मैं ही बुरी लगती हूँ ना। बातों को ऐसे घुमा क्यों रही हो? साफ साफ क्यों नहीं बताती हो कि हुआ क्या है? अभी गली में तुम्हारे बच्चे और पायल के बच्चे खेल रहे थे। पायल दुकान से आई और अपने बेटे को जूस दे दिया। वहीं तुम्हारे बेटे ने भी जूस मांगा तो मुंह बनाकर चले गई। तुमने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन देख रही हो अपनी देवरानी की हरकत। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी देवरानी ऐसा नहीं कर सकती। अगर कोई गलतफहमी हुई होती तो मैं खुश भी हो जाती, लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। पायल ने सच में ऐसा किया है क्या? हाँ, पायल ने तुम्हारे बच्चों के साथ भेदभाव किया। देखो, मैं कोई फूट डालने के लिए नहीं बोल रही, जो देखती हूँ वही बोलती हूँ। तुम अमीर हो इसलिए बस तुम्हारी देवरानी तुम्हारा फायदा उठाती है, वरना तो उसे कोई मतलब ही नहीं है तुमसे। रीता की बात सुनकर नीलम चुप हो जाती है और ये देखकर रीता काफी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोमल भी लगातार पायल के कान भर रही होती है। वैसे तुम्हारी जेठानी इतनी अमीर है तो घर में एक नौकर नहीं रख सकती, और अपने पति से बोलकर तुम्हारे पति की भी वही नौकरी लगवा ले। इनकी बात तो की थी नौकरी की, लेकिन अभी ने काम ही समझ में नहीं आया, तो जेठानी जी भी क्या करे? ये सब तो बस कहने की बात होती है। अरे एक भाई इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है और दूसरा बस ऐसे ही। खुद ही इन्हें शर्म आनी चाहिए थी। उनको भी अच्छा थोड़ी लगता है अपने भाई को ऐसे ही कहीं भी काम करते हुए देखकर। अब उनके हाथ में कुछ है नहीं तो क्या करें? देखो, मैं तुम्हें अपना मानती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। तुम्हारी जेठानी के तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। तुम पर हुक्म चलाती है, सब काम करवाती है। तुम तो अपना मानकर उसे कुछ बोलोगी नहीं, लेकिन गलत है ये सब। अरे कुछ गलत नहीं है, और ना ही मेरी जेठानी हुक्म चलाती है। सच में तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तभी तो अपनी जेठानी की करतूत देख नहीं पा रही हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जेठानी वाकई में इतनी अच्छी है तो तब अपनी नई गाड़ी ली थी
तो तुम्हारे परिवार को क्यों नहीं लेकर गई थी वो घुमाने के लिए? गाड़ी में जगह भी तो होनी चाहिए ना। अगर गाड़ी में जगह होती तो फिर वो खुद ही लेकर चली जाती, हमें मना थोड़ी ना करती। तुम अपनी जेठानी की चाल समझती नहीं हो। अरे गाड़ी बस अपने परिवार के लिए ही तो ली है ना, बस झूठे मुंह तुम लोगों को भी बोल दिया। देखो अभी भी समय है, अपने बारे में सोच लो। पायल के कान भरकर कोमल वहां से चली जाती है। पड़ोसन देवरानी जेठानी खुशी मना रही होती हैं, लेकिन तभी वो वापस से पायल और नीलम को एक साथ खुश देखती हैं और उनका खून ही ये सब कुछ देखकर जलने लगता है। ये दोनों पता नहीं किसी मिट्टी की बनी हुई है। अरे कितना भी कुछ बोलो, आज फिर साथ है। अब सब देवरानी एक जैसी थोड़ी होती है। नीलम तो सच में बहुत खुशकिस्मत है। हाँ बिल्कुल सही कहा, खुशकिस्मत तो पायल भी है, वरना यहाँ तो कुछ लोग दूसरों का ही खाकर बैठे हैं। जहां पर कोमल और रीता दूसरों के घरों में झगड़ा करवाने चले थे, लेकिन उनकी ही अक्सर बहस होती रहती है। कुछ दिनों के बाद कोमल बर्तन पटकते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मैं रोज रोज अकेले नहीं खाना बनाने वाली। अरे तुम्हारा भी घर है, खुद खाना बनाकर खा लो। आज मैं आराम करूंगी। तुम शायद भूल गई हो, सुबह का खाना मैंने बनाया था, तब तुम आराम कर रही थी। सुबह बस रात का बचा हुआ खाना गर्म करके दिया था तुमने। अगर इतना सा काम करने को तुम काम करना बोलती हो तो आज भूखे ही सो जाना। ऐसी कैसे? तुमने खुद कहा था कि रात का खाना तुम बनाओगी, और अब जब तुम्हें बनाना पड़ रहा है तो तुम मुंह बना रही हो। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब नहीं बनाऊंगी। अब अगर खाना खाना है तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, वरना तो भूखे रहो। बस बहुत हो गया, रोज रोज का कलेश अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब तो फैसला होकर रहेगा। मैं तो जैसे डर रही हूँ ना किसी फैसले के लिए, हो जाए फैसला, मुझे क्या। तो ठीक है, अब बंटवारा ही होगा। ऊपर वाला कमरा रसोई तुम्हारी, तुम वहां रहना और नीचे मैं। ठीक है, आपकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, मेरे लिए तो यही बहुत है। रीता और कोमल दोनों बंटवारा कर लेती हैं और एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करती। ये सब पायल और नीलम भी देख रही होती है। उन्हें ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और अब एक शाम पायल और नीलम दोनों खाने में स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर अपने पड़ोस के घर जाती हैं। अरे तुम दोनों यहाँ? हाँ, हम तुम दोनों से मिलने आए हैं, और ये देखो आज हम खाने में भी बहुत कुछ लाए हैं तुम दोनों के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि तुम दोनों देवरानी जेठानी में इतनी बनती कैसे है? यही बात तो समझाने आए हैं। हमें पता है कि तुम दोनों में बहस चल रही है। वैसे जहाँ रिश्ता होता है, प्यार होता है, वहीं नोक झोंक और बहस होती है। इसका मतलब तुम दोनों भी लड़ाई करते हो? वो तो हमारे ऊपर है कि हम किसी छोटी सी नोक झोंक को लड़ाई का नाम देना चाहते हैं या फिर बस नोक झोंक ही समझते हैं। क्या मतलब? लड़ाई झगड़े नोक झोंक तकरार हर जगह होते हैं। पायल और मैं, हम दोनों भी कई बार एक मत पर नहीं आते, लेकिन एक दूसरे की बात सुनते हैं, उनकी बातें समझते हैं, क्योंकि कई बार सच होता वही है जो सामने वाला बोल रहा होता है। हम गलत होते हैं और सामने वाला सही। देखो, दुनिया तो हमारे सामने वाली ही है, लेकिन हमारे अपने बस हमारे परिवार वाले हैं, और तुम दोनों भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती हो, इसलिए छोटे छोटे झगड़े कई बार अनदेखे करने पड़ते हैं। रिश्ता बनने में जितना समय लगता है, टूट उतनी ही जल्दी जाता है, फिर चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। मैं तो बस इतना ही कहूंगी, कोशिश दोनों को करनी पड़ती है। तुम सही कह रही हो। हमारे रिश्ते की कमियों को भरने की बजाय हम तुम्हारे रिश्ते में कमी निकालने लगे। हमें माफ कर दो, हमने तुम दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश की। वैसे हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, इसलिए किसी की भी बातों का हम पर कोई असर नहीं होता। पायल और नीलम की सीख पड़ोसन देवरानी जेठानी को भी समझ में आ जाती है, और वो भी फिर प्यार से रहने की कोशिश करती हैं और अपनी गलतियों को सुधारती हैं। मीरा सुबह सुबह बगीचे की ओर जा रही होती है। अच्छा हुआ आज सुबह जल्दी उठ गई। बगीचे से लाल टमाटर ले आती हूँ। आज टमाटर की चटनी बनाऊंगी। घर में सबको बहुत पसंद है, तो आज सबके लिए उनकी पसंद की चटनी ही बनाती हूँ। मीरा कुछ देर में बगीचे में पहुंच जाती है और टमाटर देखने लगती है। तभी मीरा की नजर एक चमकते हुए लाल टमाटर पर जाती है। ये टमाटर कितना चमकदार है, बाकी टमाटर से अलग भी लग रहा है। मीरा उस टमाटर को देख ही रही होती है कि तभी अचानक से आवाज आती है। हाँ, मैं साधारण टमाटर नहीं हूँ, आओ मेरे पास। हे भगवान, ये कैसा जादू है?
ये टमाटर तो बोल भी रहा है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। नहीं, ये कोई सपना नहीं है, मैं बिल्कुल सच हूँ। और मैं साधारण टमाटर भी नहीं हूँ। मेरे पास एक अनोखी शक्ति है। कैसी शक्ति है? मेरे पास एक अनोखी शक्ति है जो तुम्हें ये बता सकती है कि गांव में कौन दुखी है और क्यों दुखी है। हर कोई अपने चेहरे पर एक झूठ का नकाब लेकर चलता है और उस नकाब के पीछे का सच मुझे पता है। अरे वाह, ये तो सच में अनोखी शक्ति है। इस शक्ति से तो हम गांव में किसी की भी मदद कर सकते हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमें उसका दुख पता है। तुमने बिल्कुल सही कहा और मुझे तुम्हारा दुख भी पता है। नहीं नहीं, मुझे तो कोई दुख नहीं है। मीरा के ये कहते ही एक रोशनी निकलती है और मीरा के हाथों में गरम गरम रोटियां और खाना आ जाता है। इतना सारा खाना, और वो भी गरम गरम। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें भूख लग रही है ना, तो तुम अपने परिवार वालों के साथ आराम से खाना खा लो। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और खाने के साथ साथ जादुई टमाटर को भी लेकर वो घर चली जाती है। मीरा अपने परिवार के साथ बड़े ही चाव के साथ खाना खाती है। अब मीरा उस जादुई टमाटर की शक्तियों से गांव में लोगों की मदद करती है। ऐसे ही एक दिन मीरा अपनी पड़ोसन राधा से बात कर रही होती है। क्या हुआ राधा, आजकल तुम बहुत परेशान लगती हो। पहले तो मेरे घर भी आती रहती थी, लेकिन अब तो इतने दिनों से घर आई नहीं। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। आजकल समय नहीं मिलता है बाहर जाने का। राधा मुझसे झूठ बोल रही है। ये अपनी बेटी को याद कर रही है। अब मेरे पास एक जादुई टमाटर है और उस टमाटर की शक्ति से मैं अपने पड़ोसन को खुशी जरूर दे सकती हूँ। क्या हुआ मीरा, तुम कहाँ खो गई? अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, तुम्हारी बेटी आने वाली है। क्या मेरी बेटी आ रही है? लेकिन तुम्हें कैसे पता, और कब आ रही है? अरे आज ही आ रही है। वो क्या है ना, शंभू भैया के घर फोन आया था, तुम शायद घर में नहीं थी, इसीलिए मैंने ही बात कर ली। तो वो कह रही थी कि वो आज आएगी। अच्छा, मैं अभी जाकर उसके लिए पकवान बनाती हूँ। तुम्हें पता नहीं मीरा, मैं अपनी बेटी को कितना याद कर रही थी। तुमने ये बता दिया कि मेरी बेटी आने वाली है, ये खबर सुनकर ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। अरे बेटी घर आ रही है, ये खुशखबरी तो वैसे भी इतनी अच्छी है। अब इस खुशखबरी को सुनकर तो हर कोई खुश हो जाता है। मीरा बहन, मुझे घर में तैयारी करनी है, काफी कुछ बनाना भी है। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ये भी कोई कहने की बात है, तैयारी करो अच्छे से। राधा गुनगुनाते हुए काम करने लगती है। राधा को इतना खुश देखकर मीरा को भी काफी खुशी होती है और मीरा घर आकर टमाटर से कहती है, जादुई टमाटर, मेरी पड़ोसन राधा का अकेलापन मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए तुम उसकी बेटी को यहाँ बुला लो। मैंने राधा की बेटी के ऊपर अपना जादू चला दिया है। वो रास्ते में ही है, आने वाली होगी अब तो घर पे। राधा का उसकी बेटी के सिवा इस दुनिया में तो कोई है नहीं, और बेटी की शादी के बाद वो बस उसे याद ही करती रहती है। ऐसे ही हर 2-4 महीने में अगर उसकी बेटी मिलने आती रहे तो राधा भी अपनी जिंदगी खुशी से बिता पाएगी। लोगों में खुशियां बांटने का काम ही है मेरा, और तुम लोगों का दुख मुझ तक पहुंचाती हो, तभी तो हम दोनों मिलकर लोगों का दुख दूर करते हैं। गांव में हर किसी का दुख दूर हो रहा था, सब खुश रहने लगते हैं। ये भगवान, मेरे पास बस एक बकरी ही तो थी, वो भी चोरी हो गई। अब मेरा क्या होगा? पता नहीं किस कमबख्त ने मेरी बकरी को चुरा लिया। मैं कहाँ से लाऊं अपनी बकरी वापस? हरिया वहीं उदास बैठकर रो रहा होता है। जादुई टमाटर, हरिया काका की बकरी को वापस लाओ। मीरा के कहने से टमाटर एक रोशनी प्रकट करता है और हरिया की बकरी मीरा के हाथ में आ जाती है। मीरा बकरी को लेकर हरिया के पास जाती है। अरे काका, ये रही आपकी बकरी, घूमते घूमते दूसरे गांव में चली गई थी। मेरी मुन्नी वापस आ गई। मीरा बहू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत घबरा गया था। कोई बात नहीं काका, अब कोई घबराने की बात नहीं है, अब तो बकरी भी मिल गई। हाँ चल मुन्नी, हम घर चलते हैं। हरिया अपनी बकरी के साथ घर चला जाता है। सबकी परेशानी दुख दूर हो रहा था, इसीलिए गांव में भी सब लोग एक दूसरे से प्यार से रहने लगे थे। अरे गांव वालों, आज हमारे घर पर दावत है, इसलिए सबको आना होगा। आज दावत किस बात की है सरोज बहन? अब भगवान की कृपा कह लो या कोई जादुई फरिश्ता, हमारे घर की सब परेशानी दुख सब खत्म हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि अपनी खुशी अपने गांव वालों के साथ बांटें। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी पहले बहुत चिंता थी अपने बेटे की तबीयत को लेकर, लेकिन अब वो ठीक हो गया। सच में ऐसा लगता है हमारे गांव में कोई फरिश्ता आ गया है, सबके दुख हर रहा है।
जो कुछ भी हो, मैं तो बहुत खुश हूँ। इसीलिए भाई साहब आपको आना है अपने पूरे परिवार के साथ। जी हम बिल्कुल आएंगे। हर तरफ खुशहाली, किसी के मन में किसी को भी लेकर कोई मनमुटाव नहीं। सब मिलजुल कर अब प्यार से रह रहे थे। अपने गांव को इतना खुश देखकर मीरा भी काफी खुश होती है। जब से तुम हमारे गांव में आए हो सब बहुत खुश हैं। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मीरा और टमाटर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मीरा की पड़ोसन राधा भागते हुए मीरा के घर आती है। अरे मीरा, वो अरे राधा, क्या हुआ? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? कहाँ से भागते हुए आ रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? तुम पहले शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या। गुलशन भाई साहब अपने छत की मरम्मत कर रहे थे और अचानक से उनका पैर फिसल गया। वो छत से गिर गया, उनका पैर टूट गया और शरीर पर काफी चोट आई है। हे भगवान, ये तो सच में बहुत गलत हो गया। चलो चलो चलते हैं। मीरा, राधा और जादुई टमाटर के साथ गुलशन के घर जाती है। वहां गांव के और भी कई लोग होते हैं। गुलशन दर्द से कराह रहा होता है। डॉक्टर साहब, इनका पैर कब तक ठीक होगा? और शरीर की चोट ज्यादा गहरी तो नहीं है ना? देखिए, इन्हें काफी चोट लगी है और पैर भी टूट गया है। मैं आज कच्चा प्लास्टर कर रहा हूँ, 2 दिन बाद पक्का प्लास्टर करने आऊंगा। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, मैं तो इनका इलाज कर रहा हूँ। अब इनका खान पान और आत्मविश्वास ही इन्हें ठीक करेगा। चोट काफी आई है, 3 महीने तक ये अपने दोनों पैरों पर चल भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये आराम करें तो और पैर पर ज्यादा जोर न डालें तो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। पता नहीं भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। कल तक तो सब ठीक था और आज अचानक गुलशन भाई का पैर टूट गया। सब लोग अपने घर जाने लगते हैं। मीरा गुलशन के पास जाती है। गुलशन भैया, आप चिंता मत कीजिए, आपका पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। आप बस डॉक्टर की दवाई खाते रहना और धीरे धीरे चलने की कोशिश भी करना। मुझे पूरा यकीन है आपका पैर ठीक हो जाएगा। मीरा बहन, तुमने शायद डॉक्टर साहब की बात नहीं सुनी है। 3 महीने लग जाएंगे मेरा पैर ठीक होने में। अब पता नहीं कैसे सब होगा। इतना सब काम था, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की फीस, सब कैसे होगा? सब कुछ अच्छे से होगा, आप बस चिंता मत कीजिए। भगवान है, वो सब देख रहे हैं। भगवान किसी को भी ऐसे परेशानी और दुख में नहीं छोड़ते हैं। सब लोग अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद जादुई टमाटर का जादू चल जाता है और गुलशन का टूटा हुआ पैर भी ठीक हो जाता है। बस शरीर पर कुछ चोट रहती है। अगली सुबह गुलशन उठने की कोशिश करता है तो वो आराम से उठ जाता है। अरे अरे, ये क्या? कल तक तो मेरी जान निकल रही थी, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गांव वालों? गुलशन तुरंत अपने घर से बाहर निकलता है और गांव वालों को आवाज लगाने लगता है। सब लोग वहां आ जाते हैं। गुलशन आराम से अपने पैरों पर चलकर सबको दिखाने लगता है। अरे गुलशन, तुम्हारा पैर टूटा हुआ है, तुम क्यों दबाव दे रहे हो? कहीं बात बिगड़ गई तो और दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें आराम करना चाहिए। अरे मेरा पैर बिल्कुल ठीक है और मेरे शरीर पर लगी चोट भी देखो ठीक हो गई है। मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। भाई साहब, आपने दवाई खाई थी इसीलिए दर्द पता नहीं चल रहा होगा, वरना एक रात में कोई जादू तो हो नहीं जाएगा ना। अरे जादू ही हुआ है, मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। किसी को यकीन नहीं होता। सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं और वापस से चेक करवाते हैं। गुलशन बिल्कुल ठीक था। सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये तो वाकई में कोई जादू हो गया। कल तक गुलशन भाई की हालत इतनी खराब थी कि वो खुद से एक गिलास पानी तक नहीं ले सकते। 3 महीनों तक इन्हें आराम करना पड़ता और आज सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। सच में जादू होते हैं, तभी तो भगवान अपने लोगों को परेशानी में नहीं छोड़ते। भगवान भी जानते हैं कि गुलशन ही एक अकेला है अपने परिवार में कमाने वाला। उसकी ऐसी हालत के बाद पता नहीं क्या होता, तभी तो अब वो बिल्कुल ठीक हो गया। अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये सब कैसे हो रहा है, कौन हो रहा है। लेकिन जो कुछ भी है मैं सच में उसका शुक्रगुजार हूँ। आज जो खुशी मुझे और मेरे परिवार को मिली है वो कभी नहीं मिलती। गुलशन को तंदुरुस्त देखकर गांव के लोग एक बार वापस खुश हो जाते हैं। मीरा तुरंत घर जाती है और जादुई टमाटर से बात करने लगती है। लेकिन जादुई टमाटर से मीरा को बात करते हुए गांव का आदमी संतोष देख लेता है और उसे जादुई टमाटर की शक्ति के बारे में पता चल जाता है। अच्छा, तो ये है राज हमारे गांव की खुशी का। अगर इस टमाटर के पास इतनी सारी शक्ति है कि वो किसी का भी दुख जान लेता है और उसके दुखों को खुशियों में बदल देता है, इसकी शक्ति अगर मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा और मेरे पास पैसे और ताकत दोनों होंगी। संतोष के मन में लालच आ जाता है और वो जादुई टमाटर को चुराने का प्लान बनाता है। रात में सबके सोने के बाद संतोष चुपके से मीरा के घर में जाता है और जादुई टमाटर को चुरा कर घर के बाहर आता है।
तो यही है वो जादुई लाल टमाटर। अब मैं इसकी शक्तियों से अपने सारे शौक पूरे करूंगा। संतोष जैसे जादुई टमाटर का इस्तेमाल करता है कि अचानक से वो एक चमकता हुआ पत्थर बन जाता है। मीरा की भी आंख खुलती है, उसकी नजर चमकते हुए पत्थर पर जाती है और वो सब कुछ समझ जाती है। ये जादुई लाल टमाटर अपनी रक्षा करना भी जानता है, तभी तो कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता और गलत इस्तेमाल करने वाले को यही मिलता है। संतोष के बारे में गांव में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता और वापस से गांव में वही खुशी की लहर चलने लगती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू शक्ति में नहीं बल्कि नीयत और दया में होती है।